मैं डॉक्टर रितेश कुमार आज के सेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक महाकुंभ 2025 है। इस टॉपिक को समझने के लिए इसके बैकग्राउंड में जाना होगा और नदियों के महत्व को समझना होगा। नदियां जो किसी भी क्षेत्र की जीवन रेखा होती है, नदियां तब से बह रही है जब इस ग्रह पर मानव का उदय भी नहीं हुआ था। नदियां अपने पालने में कई सभ्यताओं के विकास को देखा है, साथ ही साथ तटस्थ भाव से इतिहास को बनते और बिगड़ते देखा है। इस क्रम में आपको समझना पड़ेगा, भारत की कुछ ऐसी नदियां हैं जिसे धार्मिक दृष्टिकोण से काफी पवित्र माना जाता है, जिसमें गंगा, क्षिप्रा और गोदावरी का स्थान अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि विशेष मुहूर्त पर इन नदियों में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आखिर मोक्ष है क्या? तो जीवन मरण से मुक्त होने की अवस्था को हम मोक्ष के नाम से जानते हैं। लेकिन आखिर कुंभ है क्या? अब टॉपिक पे आना है आपको। कुंभ एक धार्मिक आयोजन है जो आध्यात्मिक शुद्धता और अनुष्ठान से संबंधित है, जो प्रत्येक 12 वर्ष पे आयोजित की जाती है। सामान्यतः कुंभक शब्द से निर्मित है, जिसका अर्थ क्या होता है? अमृत का पवित्र कलश। सामान्यतः कई ग्रंथ में, पुस्तक में अमृत कलश शब्द का भी उल्लेख किया गया है। जब कुंभ मनाने की पौराणिक आधार पे हम गौर करते हैं तो हम ये पाते हैं कि दुर्वासा ऋषि, जो अपने क्रोध के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, उन्होंने देवताओं को क्रोध में श्राप दे दिया कि तुम्हारी शक्ति काफी कमजोर हो जाएगी। ऐसी परिस्थिति में उनकी शक्ति काफी कमजोर हो गई और असुरों का प्रभाव स्वर्गलोक पे ज्यादा पड़ने लगा। ऐसी परिस्थिति में देवताओं के समूह, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? इंद्र कर रहे थे। उन्होंने भगवान विष्णु के पास अनुनय विनय की उपासना की। फलतः भगवान विष्णु ने पुनः शक्ति प्राप्त करने के लिए अमृत कलश की प्राप्ति को अनिवार्य बताया। परंतु अमृत कलश की प्राप्ति तभी हो सकती थी जब असुरों का सहयोग मिले। फलतः समुद्र मंथन में देवताओं ने असुरों का सहयोग लिया और तय किया गया कि अमृत कलश का कुछ भाग असुरों को भी दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही असुरों और देवताओं के सहयोग से समुद्र मंथन के बाद अमृत कलश की प्राप्ति हुई, भगवान इंद्र के पुत्र जयंत के द्वारा उस अमृत कलश को लेकर स्वर्गलोक की तरफ भागा गया। इसी क्रम में इस अमृत कलश से 4 बूंदे पृथ्वी पे गिरी। ये बूंदे कहां गिरी? तो ये बूंदे प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी। इन चारों स्थान में जो बूंद गिरी, उनमें सर्वाधिक पवित्र किसे माना गया? तो प्रयागराज को माना गया। साथ ही साथ यहाँ इस बात पे ध्यान देना है कि प्रयागराज को तीर्थ स्थलों का राजा कहा जाता है, जो गंगा के किनारे तो है ही, साथ ही साथ संगम कहाँ अवस्थित है? तो प्रयागराज में अवस्थित है। प्रयागराज की महत्ता अन्य स्थानों से ज्यादा है, क्योंकि भगवान ब्रह्मा के द्वारा सर्वप्रथम धार्मिक अनुष्ठान कहां किया गया था? तो प्रयागराज में किया गया था। कुंभ मेले का भौगोलिक स्थान। आखिर कुंभ के मेले का आयोजन किन स्थानों पर किया जाता है? तो हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में किया जाता है। यहां इस तथ्य पे गौर करना है कि हरिद्वार गंगा के किनारे है, प्रयागराज गंगा के किनारे है, उज्जैन क्षिप्रा के किनारे है और नासिक गोदावरी के किनारे है। लेकिन ऐतिहासिक विकास पे जब कुंभ मेला या महाकुंभ मेला पे गौर किया जाता है तो हम पाते हैं आदि गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने अद्वैतवाद की स्थापना की थी, उनके द्वारा ही रचित साहित्य में महाकुंभ मेले की शुरुआत का उल्लेख मिलता है। लेकिन जब हम कुंभ मेले की प्राचीन उत्पत्ति पे गौर करते हैं तो हम पाते हैं मौर्य काल एवं गुप्त काल। इसे दूसरी भाषा में कहा भी जा सकता है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 6वीं शताब्दी के मध्य छोटे स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता था। पहली बार कुंभ मेले का आयोजन औपचारिक रूप से, विधिवत रूप से, बड़े पैमाने पर
किस शासक के द्वारा किया गया? तो पुष्यभूति वंश के महानतम शासक हर्षवर्धन के द्वारा किया गया। लेकिन हर्षवर्धन ने पहली बार और व्यवस्थित रूप से कुंभ मेले का आयोजन कहाँ किया? प्रयागराज में किया। और हर्षवर्धन के द्वारा आयोजित इस कुंभ मेला में यात्रियों के राजकुमार कहे जाने वाले शक मुनि के नाम से प्रसिद्ध वेनसांग भी गंगा स्नान किया, या यूं कहें तो संगम का स्नान किया। मध्यकाल में कुंभ मेले को संरक्षण चोल वंश के द्वारा, विजयनगर साम्राज्य के द्वारा, दिल्ली सल्तनत के द्वारा और मुगल वंश के द्वारा दिया गया। लेकिन अकबर, जिन्हें हम राष्ट्रीय शासक के रूप में भी जानते हैं, उन्होंने 1565 में एक आदेश जारी किया और यह सुनिश्चित कर दी कि कुंभ मेले में शाही स्नान का या शाही जुलूस का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाएगा? तो नागा साधुओं के द्वारा किया जाएगा। जब हम औपनिवेशिक काल की बात करते हैं तो औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों के द्वारा इस कुंभ मेले का डॉक्यूमेंटेशन अर्थात दस्तावेजीकरण किया गया, उसे लिपिबद्ध करने का साक्ष्य के रूप में प्रयास किया गया, जिसमें अंग्रेजों को सफलता मिली। इस क्रम में आपको एक तथ्य और समझना है, 19वीं शताब्दी में एशियाटिक विविधता संस्कृति के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन किया गया। प्रश्न ये उठता है कि कुंभ कितने प्रकार के होते हैं? तो कुंभ मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। कुंभ मेले का आयोजन 12 वर्ष में किया जाता है और अर्ध कुंभ मेले का आयोजन 6 वर्ष में किया जाता है। लेकिन अर्ध कुंभ मेले का आयोजन केवल 2 स्थलों पर किया जाएगा, या हरिद्वार में किया जाएगा या प्रयागराज में किया जाएगा। ठीक उसी प्रकार महाकुंभ मेले का आयोजन 144 वर्ष में किया जाएगा। जब 12 कुंभ मेले का आयोजन समाप्त होता है तो 144 वर्ष हो जाएगी, उस समय महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। और यहाँ एक तथ्य को गौर कर ले, महाकुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में ही होगा, अन्य स्थलों पर नहीं होगा। माघ कुंभ यह वार्षिक आयोजन है, लेकिन 2025 के महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में किया जा रहा है और यूपी सरकार के द्वारा इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, सुव्यवस्थित प्रशासन के लिए महाकुंभ मेला के क्षेत्र को 76वां जिला घोषित कर दिया गया है। कुंभ मेले का आयोजन 13 जनवरी से प्रारंभ किया गया और इसका समापन कब होगा? तो 26 फरवरी को इसका समापन। 2025 के महाकुंभ मेला में शाही स्नान कितने बार की जाएगी? तो 6 बार की जाएगी। जब हम निष्कर्ष पे गौर करते हैं तो हम पाते हैं कि कुंभ मेला ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिकता के साथ नवीनता का अद्भुत मिश्रण है। इसका प्रभाव केवल आध्यात्मिक पे ही नहीं पड़ा है, भारत की अर्थव्यवस्था पे पड़ता है। साथ ही साथ ऐसे मेले के आयोजन से टूरिज्म का भी विकास होता है और नए नए रोजगारों के अवसर भी मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने व्यूज को जरूर